क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ मुजम्मिल। वेलकम टू माय चैनल मुजम्मिल हुसैन। आज मैं पढ़ाऊंगा विज्ञान साइंस क्लास 10 की एनसीईआरटी। फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो, आपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए, यानी कि जो हम दैनिक जीवन में कार्य करते हैं उस पर हम ध्यान देंगे और उस पर विचार करेंगे। तो क्या होता है, जैसे गर्मियों में कमरे के ताप पर क्या हो जाता है, दूध को खुला अगर हम छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दूध खुला छोड़ देते हैं तो दूध फट जाएगा। लोहे का तवा तसला लोहे का तवा तसला आदि वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा उसमें। अंगूर का क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। भोजन क्या होता है, पकाया जाता है। हमारा शरीर भोजन को क्या करता है, पचा लेता है। हम सांस लेते हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है, यानी कि जो प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति की पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यानी कि जहाँ पर कोई रासायनिक परिवर्तन होता है वहाँ पर कोई ना कोई एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम जानते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हम ये क्रियाकलाप करेंगे। इस क्रियाकलाप को हमें शिक्षक की सहायता से करना होगा। छात्र को अपने आंखों को दूर रखना होगा, उसमें मतलब आंखों में अपने चश्मा पहन ले और उससे उचित दूरी पर रख लें। हमें 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल पर रगड़कर साफ करेंगे। इसके बाद में इसको चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से दहन करेंगे और उसके बाद में बनी राख से वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि 1.1 में दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन समय इसे आंखों से यथासंभव दूर रखें, यानी कि जब मैग्नीशियम रिबन का दहन हो तो इसको अपने आंखों से यथासंभव दूर रखें। यानी कि एक लैंप लेंगे और मैग्नीशियम रिबन लेंगे, ये सब हम लेके रखेंगे। ये 6.1 में दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन करने पर क्या प्राप्त होती है, वायु में जब हम मैग्नीशियम रिबन को दहन करेंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है, क्या प्राप्त होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कैसा होता है, ये चमकदार सफ़ेद लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो सफ़ेद चूर्ण में परिवर्तित, ये मैग्नीशियम जो रिबन होता है ये सफ़ेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, मतलब बदल जाता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। कौन सा, किसके ऑक्साइड का चूर्ण है गाइस, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, वायु में क्या ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच क्या होती है, ये क्यों होती है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच अभिक्रिया होने के कारण ये बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। एक परखनेली में लेड सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए, दूसरा क्रियाकलाप है। उसके बाद में इसमें क्या डालेंगे, पोटेशियम आयोडेट का घोल मिला दीजिए। आपने क्या प्रेक्षण किया, ठीक है। इसको हम क्रियाकलाप 2 में इसको छात्र को कुछ करना है, खुद करना है। आपने क्या देखा इसमें, क्रियाकलाप 3 में 1.3 में एक शंक्वाकार फ्लास्क लेंगे, ये देखो एक शंक्वाकार फ्लास्क है, ठीक है। शंक्वाकार क्या है, फ्लास्क है, ठीक है, शंक्वाकार फ्लास्क। इसमें क्या डालेंगे गाइस, इसमें डाला गया है, दानेदार दस्ता। क्या, इसमें दानेदार दस्ता डाला गया है। उसके बाद में इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्या मिलाना है, सल्फ्यूरिक अम्ल देना है। इस अम्ल का इस्तेमाल सावधानीपूर्वक कीजिए, मतलब जो अम्ल को मिलाना है वो सावधानीपूर्वक करना है। क्या जस्ते के दोनों ओर आसपास कुछ होता हुआ दिखाई दे, दिखाई दे रहा है। शंक्वाकार फ्लास्क का एक प्रणाली को स्पष्ट कीजिए, और क्या आपने इसमें कुछ तापमान में कोई परिवर्तन देखा। देखो
ये 1.1 दिखाया गया दाएं तरफ, जैसा कि टन सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया के हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। किसके गैस का निर्माण होता है? हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, देखो ऊपर दिए गए 3 क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। क्या रासायनिक अपक्रिया हुई है? जैसे कि ऊपर दिए गए क्रियाकलाप से हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है? जब रासायनिक अपक्रिया होती है तो अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है और गैस का उत्सर्जन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है। ठीक है, यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखें तो पाएंगे हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के रासायनिक अपक्रिया हो रही हैं। हमारे चारों ओर ये विभिन्न प्रकार के रासायनिक अपक्रिया हो रही हैं। हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक अपक्रिया और परिचयात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे इसमें। अब देखो रासायनिक समीकरण क्या होता है? केमिकल इक्वेशन। क्या केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है? यानी कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का क्या होता है? दहन होता है, तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। रासायनिक अपक्रिया का विवरण बहुत ही लंबा होता है, यानी रासायनिक अपक्रिया जो हुई इसका विवरण बहुत ही लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। इस शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। जैसे कि ऊपर दी गई अपक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार होगा, जैसे मैग्नीशियम Mg, ठीक है, Mg प्लस वो, ठीक है, वो जब अपक्रिया करेगी तो क्या बनेगा? MgO, ठीक है, क्या बनेगा? MgO, ठीक है, MgO बनेगा। अभिकारक ये अब पूछा जा सकता है कि अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं? अभिकारक उत्पाद, यानी कि जो अभिकारक होता है ये रासायनिक अपक्रिया से पहले बनता है और जो उत्पाद होता है वो रासायनिक अपक्रिया के बाद में बनता है। अभिकारक क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में। इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। ये क्या होता है? रिएक्टेंट। ये क्या होता है? ये बाएं साइड पे होता है, LHS पे होता है रिएक्टेंट, और जो ये होता है RHS पे, लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। प्रोडक्ट जो बनता है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड पे बनता है, सॉरी। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे ही पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन नहीं, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे ही पदार्थ हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन इसमें होगा। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जैसे कोई पूछ ले कि अभिकारक किसे कहते हैं? मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी कि जो इससे बनता है उसको अभिकारक कहते हैं। इस अपक्रिया में नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण से उत्पाद करते हैं। यानी कि जैसे Mg+O2 के साथ में जब अपक्रिया होगी तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इसको क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। ठीक है, अपक्रिया के बाद जो बने प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। जैसा कि समीकरण अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मुख्य तीर से दर्शाया गया है और दर्शाया गया अभिकारकों के बीच योग होता है का चिन्ह लगाया जाता है, जिसे बाईं ओर लिखा जाता है LHS लेफ्ट हैंड साइड, और उत्पाद के बीच में योग नहीं होता है। योग का चिन्ह लगा, उत्पाद के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर उसकी दाईं ओर लिखा जाता है। दाईं ओर मतलब RHS की ओर लिखा है। तीर का तीरा उत्पाद की ओर होता है, यानी तीर का तीरा कहाँ पर होता है गाइस? उत्पाद की ओर होते हैं। ये सभी अपक्रिया होने के दिशा को क्या? ये सभी अपक्रिया की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण किस प्रकार होता है? रासायनिक समीकरण किस प्रकार? राइटिंग केमिकल रिएक्शन। क्या रासायनिक समीकरण को निरूपण के लिए इसके संक्षिप्त हैं शब्दों की रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण का अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अपक्रिया को दर्शाता है। क्या रासायनिक समीकरण किसको दर्शाता है? रासायनिक अपक्रिया को दर्शाता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो MgO2 क्या बनाएगा? MgO बनाएगा। ठीक है, फिर तीर के बाईं ओर क्या रहता है? तीर के बाईं ओर क्या रहता है? तीर के बाईं ओर तीर के रहता है तत्व के परमाणु की संख्या को गिनती कर उसे तुलना कर। क्या? उसके जो मतलब उसके परमाणु की गिनती कर उसकी तुलना करना है। फिर दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या समान करनी है। उसके बाद में क्या होगा? ये समीकरण क्या होगा? संतुलित होगा। यदि नहीं तो समीकरण क्या है? असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर क्या होगा? द्रव्यमान बराबर नहीं है। क्या? द्रव्यमान बराबर नहीं है।
किसी समीकरण अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण 1.2 मैग्नीशियम के वायु में जलने की ढांचा समीकरण कहलाता है। 1.1.2 संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है? इसका संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है? देखो, आपने द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जिसे 9वीं कक्षा में आप पढ़ चुके हैं। किसी भी रासायनिक अपक्रिया का द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश, यानी कि जो रासायनिक अपक्रिया हुई है उसका ना तो विनाश होता है ना उसका निर्माण होता है। लेकिन ये रासायनिक अपक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के बराबर, यानी कि उत्पाद तत्वों का मतलब कुल द्रव्यमान किसके बराबर होता है? अभिकारक के बराबर होता है। ठीक है। दूसरे तत्वों में रासायनिक अपक्रिया के पहले एवं उसके बाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होती है? समान होती है, यानी कि प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या क्या होगी? समान होगी। हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक हो जाता है। क्या समीकरण 1.2 संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण की चरबद्ध संबंध संतुलित करना सीखें। जैसे क्या है, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन बनेगा। ये क्या कहता है कि ये है LHS से, इसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है। और जो मतलब ये तीर का निशान जो रहता है ये क्या दर्शाता है? ये प्रोडक्ट की ओर दर्शाता है। ठीक है। जैसे कि Zn लेंगे, उसके बाद में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे, उसके बाद में क्या बनेगा? ZnSO4। ठीक है, SO4 बनेगा। उसके बाद में ये H2 जो होगा ये अलग हो जाएगा। ठीक है। आइए समीकरण 1. तीर के निशान के दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या की तुलना करें। तत्व क्या है? अभिकारकों की परमाणु की संख्या क्या है? ये बाईं ओर है, ये दाईं ओर है। ठीक है। उत्पाद क्या बनता है? राइट हैंड साइड पे बढ़ता है, और जो अभिकारक क्या बनता है? लेफ्ट हैंड साइड पे बनता है। जिंक में परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है, तो उत्पाद में कितना होना चाहिए? 1 की संख्या होना चाहिए। और हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या कितनी है? लेफ्ट हैंड साइड पे 2, तो इसमें भी 2 होना चाहिए। इसमें क्या है? सल्फर के परमाणु की संख्या कितनी है? 1, तो इसमें भी 1 होना चाहिए। ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या 4, तो ये 4 है। ठीक है गाइस, ठीक है। तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान है। ये देख सकते हैं आप, तीर के दोनों ओर परमाणु की संख्या क्या है? समान है। परमाणु की संख्या समान है। ठीक है। तब क्या होगा? इसलिए ये क्या है? संतुलित। ये समीकरण क्या है? संतुलित है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि रासायनिक अब हम दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि क्या है, हम लिए आयरन और वाटर लिए। ठीक है, आयरन लिए और वाटर लिए, तो क्या हुआ? आयरन क्या बनाया? Fe3O4 बनाया। फिर ये क्या हुआ? हाइड्रोजन अलग हो गया। ठीक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए इसमें पहले सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। पहले सूत्र के चारों ओर क्या बनाएंगे? एक बॉक्स बनाएंगे। समीकरण को संतुलित करने के लिए बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं, बॉक्स के अंदर क्या कुछ भी परिवर्तन हमको नहीं करना है। उसके बाद में क्या है? ये 1.5 उपस्थित विभिन्न परमाणु की संख्या में सूची बना लीजिए। देखो ये क्या है? ये आयरन में कितने उत्पादों की संख्या कितनी है? 1 है। सॉरी, 1 नहीं है, इसमें एक क्या है? अभिकारक है। उत्पादों की परमाणु संख्या कितनी है? 3 है। फिर हाइड्रोजन में 2 है, तो इसमें 2 है। ऑक्सीजन में 1 है, तो इसमें क्या 4 है। ठीक है, ऑक्सीजन ये 1 है, इसमें 4 है। ठीक है। सुविधा के लिए हमें इसको अधिक और अच्छे से बनाने के लिए इसको संतुलित करना पड़ेगा। अभिकारों या उत्पादों उस यौगिक के सबसे पहले परमाणु को तत्व को चुनिए, जैसे Fe3O4, और उनके ऑक्सीजन को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, तो बाईं ओर कितने हैं? केवल 1 है। दाईं ओर 4 है, तो बाईं ओर कितने? 1 है। ऑक्सीजन के परमाणु कितने? अभिकारकों में, उत्पादों में प्रारंभ में कितने थे? H2O। ऑक्सीजन के परमाणु 1 है, और फिर क्या बने? ऑक्सीजन के परमाणु कितने बने? 4 बन गए। संतुलित करने पर ये क्या है? 4 बन गए, ये भी 4 करने, मतलब जैसे दोनों का परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। वो करने पर देखो
हमें याद रखना चाहिए कि परमाणु की संख्या के बराबर करने के लिए अपक्रिया के शामिल तत्वता यौगिकों को सूत्रों के नहीं बदल सकते। जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए 4 गुणांक अथवा 4 H2O लिख सकते हैं। H2O4 H2O4 नहीं, ये नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, ये लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ये लिखेंगे तो गलत सही हो जाएगा। ठीक है, समीकरण अब इस प्रकार से होगा, जैसे कि पहले क्या था Fe प्लस H2O, तब क्या होना Fe3O4 प्लस H2। समीकरण को वो मतलब समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, समीकरण को शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से इसको गुणा करेंगे। यह P व H प्लस परमाणु के संतुलित नहीं है, ये अभी भी संतुलित नहीं है। इनमें किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते, इसी एक तत्व को चुनकर क्या आगे बढ़ते हैं। संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं, किसके हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर, ठीक कौन सी है, और दाईं ओर और हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 कर देते हैं, यानी कि जो दाईं ओर हाइड्रोजन की संख्या को क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं। क्या दाईं ओर हाइड्रोजन की संख्या को क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के परमाणु प्रारंभ में कितने थे, 8 थे, मतलब प्रारंभ में कितने थे, 8 थे, उसके बाद में उत्पाद में कितने बने, 2 बने, H2। तो संतुलित करने के लिए इसमें क्या करना होगा, 8 से अभिकारकों में गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद में 4 2 जा 8। ठीक है, इसलिए Fe प्लस समीकरण इस प्रकार होगा, Fe प्लस 4H2O गिव्स आउट Fe3O4, 4 से यहाँ पर क्या होगा, गुणा होगा। ठीक है, तभी ये समीकरण वो होगा। देखो पहले 2 था, उसके बाद में 4 से गुणा कर देंगे समीकरण को शुद्ध करने के लिए। ठीक है, समीकरण को संतुलित करने के लिए। उसके बाद में चरण 5 में ऊपर दिए गए समीकरण को जांच कीजिए, तत्व चुन लीजिए। उसके बाद में असंतुलित है तो आप पाएंगे कि केवल लोहा ये कैसा था जिसे संतुलित करना शेष है, मतलब कि सिर्फ यही लोहा बचा है, मतलब एक एक तत्व का चुनने के बाद में यह काम तो संतुलित करना है। प्रारंभ में लोहा कैसा था, मतलब आयरन कैसा था, 1 था अभिकारकों में, तो इसमें किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 3 से। Fe को संतुलित करने के लिए बाईं ओर, यानी कि बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर Fe के कितने 3 परमाणु थे, कितने परमाणु, 3 परमाणु। पहले एक ही परमाणु था, लेकिन बाद में इसमें कितने परमाणु लिए, 3 परमाणु लिए संतुलित करने के लिए। उसके बाद में इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण के दोनों ओर क्या तत्वों के परमाणु की संख्या को परिकलन करें, मतलब तत्वों के परमाणु की संख्या को गिनते हैं। ठीक है, तो क्या दिखाई पड़ेगा, सब कुछ मतलब सही दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये सब हम गिन लेते हैं। में दोनों ओर तत्वों की परमाणु की संख्या क्या है, बराबर है। दोनों ओर तत्वों की परमाणु की संख्या, यानी कि अभिकारक और उत्पाद में दोनों ओर तत्वों की परमाणु की संख्या क्या है, बराबर है। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए इस विधि का हिंट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। इस विधि को क्या बोलते हैं, हिंट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने की कोशिश करते हैं। भौतिक अवस्थाओं को संकेत लिखना, अर्थात लिखे संकेत संतुलित समीकरण करना। कि सावधानी से जांच कीजिए, क्या इस समीकरण को अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में ज्ञान होता है। इन समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं में कोई जानकारी नहीं है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाए, यानी कि रासायनिक सूत्र के साथ उसकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाए। जैसे अभिकारक तथा उत्पाद, जैसे अभिकारक बने तो उसमें कि गैस ये है, कि लिक्विड है, कि सॉलिड है, कि गैस है, कि एक्वस फॉर्म में है, कि सॉलिड है। ठीक है, इसको भी दर्शाना पड़ेगा अपने को। जैसे कि गैसियस फॉर्म में है, कि एक्वस मतलब जलीय है, कि सॉलिड है मतलब ठोस है, इसको भी दर्शाना होगा। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं एक्वस कहते हैं, यानी कि अब एक्वस किसे कहते हैं, अभिकारक या उत्पाद जब जल की घोल में उपस्थित होते हैं तो उसे एक्वस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये समीकरण है, ये कौन सा समीकरण है, 1.9 समीकरण है। 3Fe ये क्या है, सॉलिड है। ठीक है, और ये क्या गैसियस है, गैसियस। ये क्या है, ये सॉलिड बनेगा। फिर ये क्या है, गैसियस, गैस बनेगा। ध्यान दीजिए कि 1.10 में वाटर के साथ गैस चिन्ह का उपयोग किया गया, यानी कि वाटर के साथ में गैस का चिन्ह का उपयोग किया गया जी। ठीक है, ये दर्शाता है कि अपक्रिया में जल का उपयोग भाप के, यानी कि ये दर्शाता है कि अपक्रिया में जल का उपयोग किसके रूप में हुआ है, भाप के रूप में हुआ है। जो जल है इसका उपयोग किसके रूप में हुआ है, भाप के रूप में हुआ है, वाष्प के रूप में। ठीक है, पराया हम रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं को शामिल नहीं किया जाता है, यानी कि
जैसे कि रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं को हम शामिल नहीं करते जब तक ये आवश्यक न हो, जब तक ये आवश्यक न हो। कभी कभी अपक्रिया में परिस्थितियों जैसे ताप दाब उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर नीचे दर्शाया, यानी कि अपक्रिया में इसको भी मतलब ताप दाब उत्प्रेरक को भी तीर के निशान के ऊपर की ओर या नीचे की ओर दर्शाया, जैसे कि CO गैस है, ठीक है, H2 क्या है, H2 गैस है, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या बनेगा, CH3OH बनेगा, क्या CH3OH। फिर क्या लेंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक्वस फॉर्म में, ये क्या है, जल। सूर्य के प्रकाश की क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये अपना भोजन बनाएगा। उसके बाद में जब ये रिएक्शन हो जाएगा क्या बनाएगा, ग्लूकोज का निर्माण करेगा, C6H12O6, C6H12O6, ठीक है। उसके बाद में ये क्या होगा, एक्वस फॉर्म में होगा, और फिर 6O2 एक्वस फॉर्म में, वाटर ये लीटर के फॉर्म में होगा, जल के फॉर्म में होगा, ठीक है। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता, यानी कि किसी एक तत्व का परमाणु किसी दूसरे परमाणु के तत्व के परमाणु से नहीं बदलता है। ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर आता है, ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अपक्रिया में परमाणु के आपसी आबंध के टूटने या जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है, यानी कि जब ये आपस में जुड़ते हैं या टूटते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। ये सब हम किस में पढ़ेंगे, अध्याय 3 और 4 में अच्छे से पढ़ेंगे। संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, इसी क्या बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्बिनेशन बोलते हैं, क्या, कॉम्बिनेशन, इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। एक क्या लेंगे हम, एक लेंगे हम बीकर, ये क्या है, बीकर है, ठीक है। इसमें हम क्या डालेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे, क्या, इसमें क्या हमने डाल दिया, कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में इसमें क्या डाल दें, थोड़ा सा बुझा हुआ चूना डाल देंगे, तथा बुझा हुआ चूना डाल देंगे। धीरे से जल मिलाएं, इसमें क्या करेंगे, धीरे से जल मिलाएंगे, ठीक है, जल धीरे से, स्लो मतलब धीरे से। उसके बाद में अब बीकर को क्या कीजिए, अब बीकर को टच करें, ये देखो टच कर रहा है बीकर को, बंदा को ये बीकर को टच कर रहा है। इसके बाद में हमें क्या दिखा है, कुछ मतलब ताप में परिवर्तन हुआ, ये देखने की कोशिश करें कि हमें कोई ताप में कुछ परिवर्तन हुआ। देखो ये 1.3 चित्र है, इसमें दर्शाया है कि जल के साथ में कैल्शियम ऑक्साइड की अपक्रिया बुझे हुए चूने का निर्माण करती है, क्या, बुझे हुए चूने का निर्माण करती है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अपक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेता है, करके अधिक मात्रा में क्या ऊष्मा उत्पन्न, जाहिर सी बात है कि इसमें ये क्या, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ में जब अपक्रिया करेगा तो ये किसका निर्माण करेगा, बुझे हुए चूने का निर्माण, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और इसमें क्या उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी, ये क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड है, जो कि सॉलिड फॉर्म में है। इसमें हम धीरे से जल मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलेंगे, ठीक है, बुझा हुआ चूना बोलेंगे। और कुछ ऊष्मा निकलेगी उसमें। इस अपक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। कैल्शियम और जल मिलकर क्या बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अपक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन कॉम्बिनेशन अपक्रिया कहते हैं। देखो कोई बोले कॉम्बिनेशन अपक्रिया कैसे कहते हैं, ऐसी अपक्रिया जिनमें ऐसी अपक्रिया जिनमें दो या तो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, तो क्या बोलते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसे, एकल उत्पाद बनाते, क्या बोलेंगे उसे, संयोजन अपक्रिया बोलेंगे, ठीक है। इतना आप जान चुके हैं। क्या आप जानते हैं, व्हाट यू नो अबाउट। ऊपर की अपक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने की, यानी कि बुझा हुआ चूना जो होता है इसका उपयोग किस में करता है, किया जाता है, मतलब दीवारों की पुताई करने में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अपक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत जमा देता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु की उपस्थिति में कैल्शियम डाइऑक्साइड के साथ में धीमी गति करके क्या, ये कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना लेता है।
सफेदी करने के 2-3 दिन बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके दीवारों पर क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। और ये रोचक बात है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3। क्या है, CaCO3। इसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3। ये क्या बोलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना है। और ये किससे रिएक्शन करेगा, CO2 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और कुछ जल उसमें से रिलीज होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसका संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3 है। ठीक है, आइए संयोजन को, कम्बिनेशन रिएक्शन को कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि कोयल, बर्न इन कोयल। कोयल में किस प्रकार दहन होता है, और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से किस प्रकार जल का निर्माण होता है। जैसे कि कोयले का दहन किस प्रकार होता है, इसका दहन, कोयले का दहन किस प्रकार, जैसे कि हम ये क्या है, सॉलिड है। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, जब दोनों को मतलब आपस में मिलाएंगे तो उत्पाद क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगी। ठीक है, अब फिर को जल को किस प्रकार बनाएंगे, हम लिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन लिए और ऑक्सीजन गैस लिए, तो क्या बना, जल का निर्माण हुआ। ठीक है, किसका निर्माण हुआ, जल का निर्माण हुआ। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण, इसे ऐसी अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, देखते देखो, दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिकों क्या किसका संयोग करके क्या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, हमने ये देखा कि अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न हुई, कि हमने क्या देखा, अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न हुई। इस अपक्रिया में मिश्रण गर्म हो जाता है। इस अपक्रिया में क्या होता है, मिश्रण जो होता है गर्म हो जाता है। उत्पाद के निर्माण के बाद उष्मा भी उत्पन्न होती है। उत्पाद जब होता है तो उत्पाद के निर्माण के बाद भी क्या होती है, उष्मा उत्पन्न होती है। उष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। यानी कि उष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, जैसे कि अपक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अपक्रिया में उत्पाद का निर्माण के साथ में उष्मा उत्पन्न, यानी कि इसमें अपक्रिया के उत्पाद के निर्माण के साथ में क्या उष्मा उत्पन्न होती है, इसे क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। उष्माक्षेपी अपक्रियाओं के कुछ उदाहरण इस प्रकार, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन होता है। प्राकृतिक गैस जैसे CH4, ठीक है, और O2 गैस है तो CO2 और H2O। क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक क्या है, उष्माक्षेपी अपक्रिया। क्या श्वसन क्या है, उष्माक्षेपी अपक्रिया। हम सभी जानते हैं कि जीवित रखने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, यानी कि हम लोगों को जीवित रखने की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त, कहाँ से प्राप्त है, भोजन से प्राप्त। भोजन प्रक्रिया के साथ साथ खाद्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे कि चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट को टूटने से क्या प्राप्त होता है, हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। ये ग्लूकोज हमारे शरीर को कोशिकाओं को उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान, यानी कि हमारे कोशिकाओं से मिलकर क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं। इस प्रक्रिया का विशेष नाम श्वसन है, जिसका अध्ययन हम अध्याय 6 में करेंगे। जैसे कि देखो, ये क्या है, एक्वस में C6H12O6, यानी कि ये ग्लूकोज है और फिर ऑक्सीजन मिला में, फिर CO2 और H2O, फिर कुछ ऊर्जा प्राप्त हुई। ठीक है, जैसे कि साग सब्जियों वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी उष्माक्षेपी क्रिया का उदाहरण है। क्रियाकलाप 1.1 में दी गई अपक्रिया के प्रकार पहचान कर उसे एकल उत्पाद के निर्माण के साथ उष्मा उत्पन्न होती है। जैसे कि क्या लेंगे, बर्नर लेंगे। ठीक है, फिर इसमें बर्नर में क्या करेंगे, हम बर्नर लेंगे, उसके बाद में फेरस सल्फेट डाल देंगे। इसमें जो क्वेश्चनर नली होगी उसमें डाल देंगे। गैस के धीमे से अपने नाक की ओर मोड़ दीजिए। क्वेश्चनर नली के खुले और सिरे पड़ोसी की ओर पड़ोसी या उनके ओर ना करें, मतलब एक को ओपन। देखो, फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली प्रणाली को गर्म करने तथा सूंघने की सही तरीका, किस प्रकार सूंघते हैं इसको, फेरस सल्फेट को। ठीक है, वियोजन क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। एक शुष्क क्वांथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लीजिए। क्या बोलता है, एक शुष्क क्वांथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट लीजिए। कौन सा सल्फेट लेना, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। उसके बाद में क्या करना है,
फेरस सल्फर के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। इसके किस पर ध्यान देना, रंग पर ध्यान देना। क्वांथल नली का बर्नर या स्पिरिट लैंप का ज्वाला पर गर्म कीजिए, यानी कि उसकी ज्वाला पर गर्म करना, जैसा कि 1.4 पे दर्शाया गया, जैसा कि 1 इस पे दर्शाया गया, 1.4 पे दर्शाया गया। क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फर क्रिस्टल के हरे रंग में जो फेरस सल्फर होता है क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तित सल्फर के दहन से ये उत्पन्न अभिलाषक विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं, फिर सल्फर लेंगे, उसमें क्या उष्मा जलाएंगे, तो क्या बनेगा Fe2O3 जो कि सॉलिड है, ये फेरस ऑक्साइड बोलते हैं, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, फिर SO3 गैस निकलेगी। आप देख सकते हैं कि इस अपक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं। जो एकल अभिकर्मक होते हैं जो टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, एक उत्पाद, दो, तीन उत्पाद बनाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे उत्पाद में इसको वियोजन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया बनाते हैं, ठीक है। वियोजन अपक्रिया गर्म करने पर फेरस सल्फेट क्या हो जाता है, FeSO4 इंटू 7H2O का क्रिस्टल जल को त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसके उपरांत ये फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, सल्फर ऑक्साइड बना लेता है और सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 में वियोजित हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, ठीक है। सभी फेरिक ऑक्साइड ठोस है, जबकि SO2 तथा Fa3 क्या है, गैस है। उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। यानी कि जब उष्मा देंगे कैल्शियम कार्बोनेट में, तो कैल्शियम ऑक्साइड तथा कैल्शियम कार्बोनेट में वियोजित हो जाता है, मतलब टूट जाता है। इस परक्रम वियोजन अपक्रिया होती है, इस एक परक्रम वियोजन अपक्रिया होती है, इसके जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बुझा हुआ चूना कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बुझा हुआ चूना कहते हैं। इनके अनेक उपयोगों में किया, जैसे सीमेंट के निर्माण में इसका काम किया जाता है। उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अपक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ऊष्मीय वियोजन किसे कहते हैं? उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अपक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड है, क्या सॉलिड है, इसमें क्या देंगे, उष्मा देंगे तो ये वियोजित हो जाएगा, ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा और CO2 गैस बाहर आ जाएगी, बुझा हुआ चूना ऐसे बोलेंगे। उसमें वियोजन की अपक्रिया का एक अन्य उदाहरण भी इस प्रकार दिया गया है, जैसे कि एक क्वाथन नली 2 ग्राम लेड का चूर्ण ली, यानी कि एक क्या लेना है, क्वाथन नली लेंगे, ठीक है। क्वाथनन नली लेंगे और 2 ग्राम का लेड नाइट्रेट लेंगे। चिमटे से क्वाथनन नली को क्या करेंगे, पकड़कर ज्वाला देंगे, यानी कि ये क्वाथन नली लेंगे, उसके बाद में 2 ग्राम का लेड नाइट्रेट का चूर्ण लेंगे, उसके बाद में चिमटे से क्वाथन नली को पकड़कर, यानी कि इसको चिमटा है ना, इसे पकड़कर ज्वाला उत्पन्न करिए, क्या बर्नर लगेंगे, मतलब इसको जलाएंगे, जैसा कि चित्र 1.5 में दिखाया गया है। आपने क्या देखा, यदि कोई परिवर्तन हुआ तो इसे नोट करें, क्या इसे नोट करें, कोई परिवर्तन हुआ आप देखेंगे कि धुआं क्या हो जाता है, उत्सर्जित करिए कि जाहिर सी बात है धुआं क्या होगा, उत्सर्जित होगा। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का धुआं है। ये अपक्रिया इस प्रकार होगी, जैसे कि लेड नाइट्राइड लेंगे, ठीक है, उसमें हम क्या, ये सॉलिड होता है, लेड नाइट्राइड PbNO3 का होता है। फिर क्या है, ये इसमें क्या देंगे हम, ताप, ठीक है। तो लेड ऑक्साइड में ये बदल जाएगा, लेड ऑक्साइड में और नाइट्रोजन ऑक्साइड में, और ऑक्सीजन बाहर आ जाएगी, ठीक है। अब आइए क्रियाकलाप 1.7 तथा 1.8 में दी गई कुछ अपघटन क्रियाएं करेंगे, ठीक है। देखो, एक प्लास्टिक का मग लेंगे, ये क्या है, प्लास्टिक का मग है, ठीक है, प्लास्टिक मग लेंगे। उसके बाद में इसकी तली में 2 छिद्र कीजिए, इसकी जो तली है इसके 2 छिद्र कर देंगे, ठीक है। एक छिद्र में, इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड लगा दी, क्या लगाना है, कार्बन का इलेक्ट्रोड लगा देना, ये जल विद्युत अपघटन है, ठीक है। उसके बाद में जैसा कि 1.6 में दिखाया गया है, इन इलेक्ट्रोड को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देंगे, इन इलेक्ट्रोड को किसी की बैटरी से 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, मग में इतना जल डालें कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए, और जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में कुछ बूंदे डाल दीजिए, यानी कि क्या बोलता है, मग में इतना जल डाल दिए कि जो इलेक्ट्रोड है,
इलेक्ट्रोड है ये डूब जाए और सल्फ्यूरिक अम्ल के कुछ बूंदे डाल दीजिए। उसके बाद में क्या करना है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसके कुछ बूंदे इसमें डाल देना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जल में भरी 2 आतंकित परखनलियों के दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा करके रख दीजिए। यानी कि जो परखनली इसको मतलब उल्टा करके क्या कर देंगे, हम रख देंगे, उल्टा करके हम रख देंगे दोनों परखनली को। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। यानी कि क्या करना है, अब विद्युत धारा, ये स्विच ऑन कर देना है, स्विच ऑन कर देना, विद्युत धारा प्रवाहित करके इनको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद में विद्युत धारा पर दोनों इलेक्ट्रोडों पर आप बिल्कुल बनते हुए देखेंगे, दोनों इलेक्ट्रोड पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे। ये बुलबुले आसंकित नली से जल की विस्थापित करते हैं। यानी कि ये क्या देखेंगे, दोनों बुलबुलों मतलब दोनों ओर से क्या बुलबुले बनते हुए देखेंगे आप। ये आसंकित नली से जल को विस्थापित कर देते हैं। क्या दोनों प्रणालियों में एकत्रित गैस का आयतन समान, यानी कि पूछ रहा है कि क्या दोनों प्रणालियों में एकत्रित गैस समान है। जब दोनों प्रणालियों गैस से भर जाए तब उन्हें सावधानीपूर्वक हटा दें। यानी कि जब दोनों प्रणाली गैस से भर जाए तो इसको सावधानीपूर्वक हटाना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, एक जलती हुई मोमबत्ती दोनों प्रणालियों के मुंह पर रख दीजिए। क्या करना है, एक जलती हुई मोमबत्ती दोनों प्रणालियों के मुंह पर रख देना, एक जलती हुई मोमबत्ती रख देना। उसके बाद में सावधानी, इसमें क्या करना है बहुत सावधानी पूर्वक इसको करना है। इस चरण को शिक्षक द्वारा सावधानी से किया जाना चाहिए। इसको क्या करना चाहिए, शिक्षक द्वारा बड़े सावधानी के द्वारा किया जाना चाहिए। किसमें, क्योंकि आप इसमें जल भी सकते हैं। दोनों स्थितियों में क्या होता है, दोनों प्रणालियों में कौन सा गैस उपस्थित होगा, पूछ रहा। चाइना डिश 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए, इसका रंग क्या होगा। इसे चाइना डिश की थोड़ी दूर के सूर्य के प्रकाश में रख दिए, थोड़ी देर बाद पश्चात सिल्वर क्लोराइड के रंग को देखिए। ये क्या है, सूर्य के प्रकाश खिड़की से आती है, चाइना डिश से सिल्वर क्लोराइड, सूर्य के प्रकाश से सिल्वर क्लोराइड धूसर का रंग होकर सिल्वर धातु बनाता है, आप देखेंगे सिल्वर सूर्य के प्रकाश में सफेद रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग बनाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर क्लोरीन वियोजन के कारण से ऐसा होता है, जैसे कि AgCl सूर्य के प्रकाश में क्या बनाएगा, AgCl2 गैस में ये सॉलिड में, ठीक है। Ag फिर सिल्वर ब्रोमाइड की अपक्रिया के स्वरूप क्या बनता है, AgBr2। AgBr सूर्य के प्रकाश में Ag सॉलिड है और Br2 गैस है, ठीक है। इसके ऊपर दी गई क्रिया का उपयोग किसमें, श्याम सफेद फोटोग्राफी, यानी कि काला और सफ़ेद फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। किस प्रकार ऊर्जा की कार वियोजन अपक्रिया होती है। हमने देखा कि वियोजन अपक्रिया के अपकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा तथा प्रकाश तथा विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि उष्मा और प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। जिन अपक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे उष्मा शोषी कहते हैं, ठीक है। जिन अपक्रियाओं में उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता ऊर्जा अवशोषित होती है क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी कहते हैं। निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लोहे की 3 कील लीजिए, उन्हें रेगमाल से रगड़कर साफ कीजिए। उसके बाद में क्या करना है, ये तथा बी से चिन्हित 2 प्रश्नली लीजिए, ए और बी से चिन्हित 2 प्रश्नली लेना है। उसके बाद में प्रत्येक पढ़ने 10 ml कॉपर सल्फेट लीजिए। क्या करना है, कॉपर सल्फेट लेना है। उसके बाद 2 किलो को धागों से बांधकर लटका दीजिए। देखो 2 किलो को उससे धागे से बांधकर लटका दिए हम। 2 किलो को धागे से बांधकर लटका दिए हैं। 2 किलो को धागे से प्रणाली में छोड़ दिए। कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबा रहे। यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में कितने मिनट तक डुबा रहे, 20 मिनट तक। 20 मिनट के बाद दोनों किलो को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल, यानी कि दोनों किलो को कॉपर सल्फेट के से बाहर निकाल लेना। उसके बाद में प्रणाली ए तथा बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग का तीव्रता का तुलना कीजिए। तो नीले रंग के तीव्रता का तुलना कीजिए। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी किलो के रंग की तुलना बाहर रखी कील से कीजिए, बाहर रखी कील से खेलना है, ठीक है। जैसे कि कॉपर सल्फेट में विलयन में डूबी हुई
लोहे की कील है, ठीक है, लोहे की कील है और बाहर रखी हुई है। ये सब अभिक्रिया कराएगी प्रयोगों में पहले तक तथा उसके उपरांत लोहे की कील तथा कॉपर सल्फेट के विलयन में तुलना कराएगी। लोहे की कील का रंग क्या हो जाता है, रंग भूरा क्यों हो गया तथा कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया। इस क्रियाकलाप में अन्य विलिखित अपक्रियाओं जैसे FeS CuSO4 कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में, फिर FeCuSO4 Cu अलग हो गया, कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट, ठीक है। इस अपक्रिया में लोहे आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में विस्थापित किया, यानी कि लोहे के जो तत्व थे, लोहे दूसरे तत्व कॉपर के कॉपर सल्फेट को विलयन में विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। विस्थापन अपक्रिया कैसे कहते हैं, यानी कि लोहा जो ज़्यादा अधिक रहेगा वो उसको हटा देगा, ठीक है। इसको कॉपर सल्फेट को ये कौन आयरन हटा देगा क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसको विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। विस्थापन अपक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे कि जेडन सॉलिड है CuSO4 एक्वस फॉर्म में, तो ये क्या होगा ZnSO4 ये इससे जुड़ गया, फिर Cu अलग हो गया, ठीक है, विस्थापित कर दिया। ये कॉपर सल्फेट है, ये जिंक सल्फेट है। तो PbCuCl2 तो क्या हो गया PbCuCl2 ये बन गया, फिर Cu अलग हो गया, ठीक है। का जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं तत्व से, इसलिए वे कॉपर को उनके यौगिक से विस्थापित, यानी कि जिंक तथा लेड क्या होते हैं, कॉपर से अधिक उपेक्षा से क्रियाशील तत्व होते हैं, इसलिए ये कॉपर को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड का निर्माण किस प्रकार करना है, देखो ये दर्शाया गया। द्विविस्थापन किसे कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक प्रणाली में 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए, उसके बाद में क्या करना है, एक प्रणाली में 3 ml बोरियम सल्फेट लीजिए, यानी कि एक प्रणाली में 3 ml सोडियम सल्फेट लेना है और एक में 3 ml बोरियम सल्फेट लेना है। दोनों विलयन को मिला लीजिए, यानी कि दोनों विलयन है जो दोनों को क्या कर देना, मिला देना है। उसके बाद में सफ़ेद रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जल में, जो कि अम्लीय है। इस अम्लीय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, यानी कि जो जल में अम्लीय है। ये क्या होता है, जैसे सोडियम सल्फेट का एक विलयन लेंगे और बोरियम सल्फेट का विलयन लेंगे, दोनों को मिला देंगे तो ये जल में क्या है, अम्लीय है। अम्लीय पदार्थ का अवक्षेप कहते हैं। जिस अपक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है क्या अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं, यानी कि जिस अपक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि देखो सोडियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम सल्फेट बेरियम सल्फेट, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, बेरियम के पास Be2+ होता है और सल्फेट के पास क्या होता है SO4 ठीक है। कि अपक्रिया BeSO के अवक्षेप का निर्माण करती है, इसका BeSO4 के अवक्षेप का निर्माण करती है। देखो BeSO4 उसके बाद में NaCl, ठीक है, 2 से गुणा हो गया, 2 से ये 2 इधर है तो 2 से ये गुणा, ठीक है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद में एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड बनाता है और जो विलयन में ही रहता है, क्या इसमें रहता है, विलयन में रहता है। वे अपक्रिया जिनमें अपकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2022 में यूपी बोर्ड क्लास 10th में पूछा गया है, ठीक है, कि द्विविस्थापन किसे कहते हैं, तो ये जरूर पूछा गया है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। वे अपक्रिया जिनमें अपकारकों के बीच आयनों का, यानी कि इसमें अपकारकों के बीच इनका आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। देखो उपचयन और अपचयन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। कॉपर का कॉपर ऑक्साइड का उपचयन होता है, उपचयन किस प्रकार होता है, देखो चाइना डिश लेंगे, क्या लेंगे, चाइना डिश, ठीक है, ये क्या है, चाइना डिश। उसके बाद में इसमें कितना ग्राम चूड़ डाल देंगे, गाइस इसमें 1 ग्राम कॉपर चूड़, ये क्या है, कॉपर चूड़ 1 ग्राम डाल देंगे। उसके बाद में गर्म कर देंगे, क्या करेंगे, ये बर्नर लगा के क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है, गर्म करेंगे, क्या हीट देंगे इसमें, ठीक है।
उसके बाद में हमने क्या देखा, कापर चूर्ण की सतह पर क्या आ जाती है, कापर ऑक्साइड आ जाती है। क्या आ जाती है, कापर चूर्ण की सतह पर क्या आ जाती है, कापर चूर्ण की सतह पर, कापर चूर्ण की सतह पर कापर ऑक्साइड आ जाती है, कि कापर ऑक्साइड की काली परत बन जाती है। क्या, कापर ऑक्साइड की काली परत बन जाती है। ये काला पदार्थ क्यों बना, ये कापर ऑक्साइड कापर में ऑक्सीजन के योग से बना है। क्या, कापर ऑक्साइड कापर के ऑक्सीजन, देखो कापर ऑक्साइड और कापर और ऑक्सीजन के योग से क्या बनता है, कापर ऑक्साइड बनता है। कब, जब कापर ऑक्साइड, कापर और ऑक्सीजन को हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, कापर ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ये CuO के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है। यानी कि जब CuO के ऊपर हाइड्रोजन प्रवाहित की जाए तो क्या हो जाता है, ये काली परत क्या हो जाती है, भूरी परत हो जाती है। यानी कि जब CuO के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया तो क्या हो जाती है, ये काली परत भूरी हो जाती है। ये पहले काली थी, उसके बाद में ये भूरी हो गई। क्यों भूरी हो गई, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की गई। क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अपक्रिया संपन्न होती है, जैसे कि कापर प्राप्त, क्या होता है, कापर प्राप्त, जैसे कि CuH2 ताप, मतलब उसमें हीट करेंगे तो क्या बनेगा, Cu अलग हो जाएगा और H2O अलग हो जाएगा। ठीक है, अपक्रिया के समय जब किसी पदार्थ ऑक्सीजन किसी पदार्थ की ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उसे कहते हैं कि अपचयन। यानी कि जब अपक्रिया में, जैसे कोई भी अपक्रिया कब हुई है, जैसे अपक्रिया की जब अपक्रिया हुई उसके बाद उसके समय किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ, ऑक्सीजन में वृद्धि हुई तो उसे क्या कहते हैं, उपचयन हुआ है। ऑक्सीजन में वृद्धि हुई तो क्या बोलेंगे, उपचयन हुआ है। और तथा अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे कहते हैं अपचयन हुआ। यानी कि किसी भी अपक्रिया में जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे कहते हैं अपचयन हुआ। जैसा कि 1.29 में कापर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, इसलिए ये अपचयित हुआ। क्या है, उपचयित हुआ। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, इसलिए क्या है, उपचयित हुआ है। जैसा कि ये देखा गया है 1.29, क्या 1.2 ऑक्सीजन का क्या हुआ, ह्रास हुआ है। ठीक है, और ऑक्सीजन का योग हुआ है। दूसरा अपकर्मक चयनित होता है। किसी अपक्रिया में क्या होता है, किसी अपक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अपकारक क्या होता है, अभिकारक अपचयित। यानी कि इन अपक्रिया को रिडक्स रिएक्शन। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2022 में क्लास 10th यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया कि रिडक्स रिएक्शन कैसे कहते हैं। अपक्रियाओं में उपचयन अपचयन तथा, यानी कि किसी अपक्रिया में एक अपकारक उपचयित होगा, दूसरा अपकारक क्या होगा, अपचयित होगा। तो क्या बोलेंगे उसे, अपक्रिया में क्या होगा, उपचयन और अपचयन दोनों होगा, उसे क्या बोलेंगे, रिडक्स रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, CuOH2, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का योग होगा। ठीक है, ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा और इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का ह्रास होगा और इसमें ऑक्सीजन का योग होगा तो क्या बन जाएगा, Cu, क्योंकि ऑक्सीजन का ये इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। और H2O में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसलिए ये क्या बन गया, H2O बन गया। इसको क्या बोलेंगे, उपचयन बोलेंगे। ये है रिडक्स रिएक्शन। रिडक्स रिएक्शन के और कुछ अन्य इंपॉर्टेंट का कुछ उदाहरण इस प्रकार, जैसे ZNO। ठीक है, Cu और ZnCu, इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें जो Zn है, Zn में क्या हो रहा है, Zn में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। और C में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। जैसे कि ZnO प्लस C गिव्स आउट, उत्पाद कौन सा बना, ZnCO। ठीक है, जैसे कि MnO2 4H2HCl, तो क्या बनेगा, MnCl2, क्या बनेगा, MnCl2। उसके बाद में फिर क्या बनेगा, प्लस 2H2O प्लस Cl2। ठीक है, प्लस Cl2 बनेगा। कार्बन क्या हो रहा है, इसमें उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है इसमें। ठीक है, कार्बन उपचयित हो रहा है तो क्या बना रहा है, CO। इसमें क्या बना रहा है, कार्बन क्या बना रहा है, देखो उपचयित हो रहा है, कार्बन क्या बन रहा है, उपचयित हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन से इंग्लैंड बोलते हैं। मतलब इसमें कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और Zn में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा, इसे बोलेंगे अपचयन बोलेंगे। ठीक है, और HCl में क्या होगा, HCl Cl2 में उपचयित तथा HCl और Cl2 में क्या हो जाएगा, HCl
Cl2 में क्या होगा, उपचयित हो जाएगा, सॉरी फॉर डेट, उपचयित होगा। HCl में क्या हो जाएगा, उपचयित हो जाएगा। और MnO2 और MnCl2 में क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा। देखो MnCl2 में अपचयित हो जाएगा और H2 MnCl2 MnO2 और MnCl2 MnO2 और MnCl2 HCl H2O में हो जाएगा, HCl Cl2 में हो जाएगा। HCl किस में उपचयित होगा, Cl2 में, और MnO2 किस में अपचयित होगा, MnCl2 में। ठीक है, ऊपर दिए गए उदाहरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अपक्रिया में पदार्थ का उपचयन होता है तब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, जाहिर बात है कि जब उपचयन होगा तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, और यह ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। पदार्थ के अपचयन जब होता है जब ऑक्सीजन का ह्रास होगा और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। यानी कि उपयुक्त अपक्रिया से हम कह सकते हैं, उदाहरण से हम कह सकते हैं कि जब उपचयन होता है जिसमें जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है तब क्या होता है, उपचयन होता है। और जब ऑक्सीजन का ह्रास होगा और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, क्या होगा, अपचयन होगा। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, संचरण। इसे क्या बोलते हैं, संचरण। ठीक है, इसे बोलते हैं कोरिजन बोलते हैं। क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रियाओं के प्रभाव को देखा है, उपचयन की अपक्रियाओं के प्रभाव को देखा है? तो इस प्रकार है, देखो आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी कील वस्तुएं चमकीली होती, क्या होती, चमकीली, लेकिन कुछ समय पश्चात उसमें ललिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। यानी कि आर्द्रता नमी के कारण उसमें क्या चढ़ जाती है, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इसे क्या कहते हैं, लोहे का जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या आप चांदी तथा तांबे की चढ़ने वाली परत रंग पर ध्यान दिया है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आद्रता आदि में संपर्क में आती है, कोई भी धातु है तो अम्ल आद्रता और आदि के संपर्क में आती है तो क्या हो जाता है, संक्षिप्त हो जाती है, यानी कि उसमें जंग लग जाते हैं, संक्षिप्त। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संचरण बोलते हैं। यानी कि संचरण किसे कहते हैं, जब कोई धातु है वो अपने आसपास अम्ल आद्रता और आदि के संपर्क में आती है, संक्षिप्त हो जाती है, क्या बोलते हैं, संचरण बोलते हैं। चांदी के ऊपर काली परत जम जाती है और तांबे के ऊपर हरी परत जम जाती है, इसे चढ़ जाती है, इसे संचरण के अनंत। संचरण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातुएं, विशेषकर लोहे की बनी वस्तुएं की बहुत क्षति हुई, साइकिल वगैरह में लोहे की बनी वस्तुएं। लोहे के संचरण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे का बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। इसको हम डिटेल में अध्याय 3 में पढ़ेंगे। विकृत गंधिता क्या होता है? वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उससे स्वाद या गंध कैसी होती है? यानी कि कोई भी चीज़ का जब मतलब वसायुक्त तैलीय खाद्य सामग्री का जब लंबे समय तक रखा जाए तो उसमें अजीब गंध आने लगती है। इसको उपचयित होने पर तेल वसा विकृत गंधित हो जाता है, यानी कि विकृत गंधी हो जाते हैं तथा स्वाद में गंध में होता है, स्वाद का गंध बदल जाता है। इसके जो स्वाद होते हैं वो स्वाद और गंध बदल जाते हैं। प्रायः तैलीय तथा वसायुक्त सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ जैसे प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। इसको वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपापचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने में चिप्स की थैली में क्या ऑक्सीजन हटाकर उसमें क्या नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों को युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स में उपचयन ना हो सके? यानी कि ऑक्सीजन को हटाकर क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन भर देते हैं चिप्स में कि ये उपचयन इसमें ना होती। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए।